नमस्कार, इंडिया वॉइस पर स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ प्रियंका मिश्रा। बुलेटिन की करेंगे शुरुआत। लोकसभा चुनाव के लिए बीजेपी की दूसरी लिस्ट जारी हो गई है। 72 उम्मीदवारों के नाम इसमें शामिल है। नितिन गडकरी नागपुर से, मनोहर लाल करनाल से, पीयूष गोयल मुंबई नॉर्थ से चुनाव लड़ेंगे। वहीं बीजेपी की पहली लिस्ट 2 मार्च को आई थी, जिसमें 16 राज्य और 2 केंद्र शासित प्रदेशों में 195 कैंडिडेट्स के नाम सामने आए थे। इस तरह अब तक 267 सीटों पर नामों की घोषणा की जा चुकी है। और इसी खबर पर दिल्ली से हमारे साथ संवाददाता अजय चौहान लाइव जुड़ चुके हैं। जी अजय, जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी की दूसरी लिस्ट सामने आ गई है, 72 उम्मीदवारों को मैदान में उतार दिया गया है और ऐसे में कुल मिलाकर देखा जाए तो अब तक 267 उम्मीदवारों के नाम फाइनल हो चुके हैं। देखिए, बिल्कुल पता लग गया कि जिस तरह से बीजेपी अपने कैंडिडेटों को उतार रही है, कहीं चुन चुन कर उतार रही है। देखना ये होगा कि 2024 का चुनाव है, जो नारा बीजेपी का है 400 पार, उसी हिसाब से अपने कैंडिडेट उतार रही है। जिसमें कल 72 लोगों की लिस्ट जारी की गई है। इसमें कई जो पूर्व मुख्यमंत्री भी रहे हैं उनको भी उतारा गया है। लगातार कहने बीजेपी की जो लिस्ट है वो लंबी होती जा रही है। बाकी जो विपक्ष अभी तक अपनी लिस्ट जारी नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि उनके सामने कई ऐसे चेहरे हैं जो नहीं उतर पा रहे हैं। क्योंकि दिल्ली की अगर बात करें, दिल्ली में भी पूर्वी दिल्ली से अभी तक कैंडिडेट सामने नहीं आया है। चाहे उत्तराखंड की बात कर लें, चाहे महाराष्ट्र या हरियाणा की बात कर लें, ऐसे राज्य तो 11 राज्यों की लिस्ट जारी की गई, उसमें कई ऐसे बड़े चेहरे हैं जो कल मैदान में उतरे हैं। देखना ये होगा कि अब जो आगे जो लिस्ट होगी, अब तीसरी लिस्ट तैयार हो रही है, क्योंकि 267 जो नाम है वो सबसे ज्यादा बीजेपी के हैं और अभी तक इसके अलावा किसी भी पार्टी ने इतने उम्मीदवार नहीं उतारे हैं। लेकिन 2024 का जो चुनाव है 400 पार, वो कहीं ना जनता के अंदर भी और जो पब्लिक से आ रहा है, जो लोगों की राय है, वो यही है कि तीसरी बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बनेंगे, क्योंकि उन्हें इस बार कोई रोकने वाला नहीं है। जी बिल्कुल। तो जिस तरह से लिस्ट की बात की जाए, करनाल से मनोहर लाल का नाम सामने आ गया है, नितिन गडकरी, पीयूष गोयल, इसके अलावा गढ़वाल सीट से काफी दिनों से जो मंथन चल रहा था, त्रिवेंद्र सिंह रावत, ये तमाम दिग्गज सामने आए हैं। हालांकि कई सीटों पर नए चेहरे भी बीजेपी सामने लेकर आई है। दिल्ली की सीटों की बात की जाए तो दिल्ली की सीटों पर पूरी तरह से बदलाव कर दिया गया है। मनोज तिवारी छोड़कर 6 नए चेहरे इस बार बीजेपी उतार रही है। देखिए, जो दिल्ली में जो 6 चेहरे हैं उतारे, वो काफी पुराने चेहरे हैं, जाने पहचाने चेहरे हैं। ऐसा कोई चेहरा नहीं है जो दिल्ली की जनता उनको ना जानती हो, और बहुत जमीनी हकीकत से जुड़े हुए हैं, क्योंकि उनका काम है जमीन लोगों से जुड़ना, लोगों के पास जाना। सहलावती की बात करें, हर्ष मल्होत्रा की बात कर लें या बांसुरी की बात कर लें, या मनोज तिवारी काफी लोकप्रिय रहे हैं। तो ऐसे में दिल्ली की जो 7 सीटें हैं वो पूरी कंफर्म कर देंगे। वही अगर रमेश बिधूड़ी की जगह बात करें तो रमेश बिधूड़ी को टिकट दिया गया है। लोकप्रिय है, विधायक हैं, प्रतिपक्ष भी है। तो देखिए, कहने की जो छवि है इस बार दिल्ली के अंदर एक एक करके, ताकि 7 की 7 सीटें बीजेपी के हक में, क्योंकि आम आदमी पार्टी और कांग्रेस दोनों एक साथ लड़ रही है। लेकिन अभी भी कांग्रेस का एक चेहरा सामने नहीं आ रहा है जो कि किसको को उतारा जाए, क्योंकि ऐसे में कहीं ना कहीं देखिए विपक्ष कहीं ना पिछड़ता नजर आ रहा है। देखना यही होगा कि आखिरकार अब जो लिस्ट जारी होगी, गठबंधन महागठबंधन जो बना हुआ है, इंडिया का गठबंधन बना हुआ है, वो कितने उम्मीदवार बनाएगी। तो बीजेपी अपनी लंबी लिस्ट तैयार करता जा रहा है, क्योंकि तीसरी लिस्ट में हो सकता है 300 पार के आसपास हो जाए। तो देखना यही होगा कि आखिरकार बीजेपी के सामने अन्य पार्टी टिक क्यों नहीं पा रही है। क्योंकि सीए को लेकर का बवाल कटा हुआ है, क्योंकि जिस नागरिकता की बात करें या संसद की बात करें या वोट की बात करें, तो ये राजनीति होगी। लेकिन बीजेपी ने ये बहुत बड़ा दाव खेला है, और जो प्लस का बात कर रहा है, 400 प्लस की बात कर रहा है, वो सारी इस बार 2024 में देखने को मिले। जी बिल्कुल अजय। तो अलग अलग राज्यों के साथ ही साथ दिल्ली में जिस तरह से बीजेपी प्रयोग का, हालांकि आपका कहना है कि जमीनी धरातल से जुड़े हुए नेता हैं, सांसदों का टिकट जरूर बदला गया है क्योंकि एंटी इनकम्बेंसी की भी बात कहीं ना कहीं हो रही थी। लेकिन बीजेपी वर्सेस इंडिया गठबंधन की यदि इस बार बात करें तो आम आदमी पार्टी और दिल्ली आमने सामने होंगे। लंबे समय से आम आदमी पार्टी की सरकार राज्य में चल रही है, तो क्या लगता है बीजेपी के लिए इस बार चुनौती है राजधानी में? दिल्ली में बीजेपी जिस तरह से लगातार काम करे, विधानसभा की बात करें वो अलग बात है, लेकिन लोकसभा की जो तैयारी की जाती है बीजेपी की, वो पूरी धरातल से की जाती है। उनका जो वोट बैंक होता है धरातल से होता है, बूथ से होता है। और लोगों की ये भी राय होती है कि चाहे केंद्र में बीजेपी रहे लेकिन राज्य में कोई भी आए, उससे हमें फर्क नहीं। लेकिन हाँ, मोदी को लोग पसंद करते हैं, और इस बार भी शायद जो दिल्ली की 7 सीटें मान्य रखी जाती है कि बार बार बीजेपी के हाथ में 7 सीटें आती हैं। तो इस बार जो चेहरे उतारे हैं वो साफ सुथरी छवि के चेहरे हैं, जिन्होंने लोगों के साथ काम किया है। कोई आकर उनको दाग नहीं है,
ऐसे लोगों को उतारा है, लोग उन्हें पसंद भी कर रही है और हो सकता है कि जिस साथ की तैयारी है पूरी साथ ही साथ बीजेपी इस बार दिल्ली से भी लेके जाएगी और विपक्ष तो लगातार कहीं ना कहीं पिछड़ता नजर आ रहा है। जी बिल्कुल। उसके साथ ही साथ जिस तरह से हरियाणा में घटनाक्रम हुआ, नए सीएम की ताजपोशी के साथ ही साथ मनोहर लाल को दूसरे दिन ही एमपी के मैदान में यानी कि संसद के रास्ते को तय कर दिया गया है। नितिन गडकरी तमाम दिग्गज जिनको अलग अलग सीटों से उतारा गया है इस लिस्ट में शामिल हैं। अगली लिस्ट जब आएगी तो क्या लग रहा है आपको, एक बार फिर से इसी तरह से दिग्गज चेहरों के साथ ही साथ या एक बार फिर से नए चेहरों पर दांव खेलने का काम बीजेपी कर सकती है? की तैयारियां होती है जिसमें बीजेपी अपने कैंडिडेट उतारती है, वो चुन के उतारती है, देख देख के उतारती है आखिरकार इन लोगों के बीच में क्या छवि है और कहाँ पर किन लोगों ने काम किया है। तो बीजेपी नहीं चाहती कि कोई भी उनका कैंडिडेट इस बार है, क्योंकि वहां पर उन्हें वो कैंडिडेट उतारे हैं जहां पर वो पहले सीटें हार चुके थे। वहां पर वो चेहरे उतारे गए हैं जो कभी नहीं हारे अपने क्षेत्र में या विकास करते हैं, लोगों को छवि बनी होती है, उन चेहरों को वहां उतार रही है। क्योंकि चेहरा ही उतारना एक पहचान होता है, आदमी काम अपना होता है। लेकिन मोदी लहर है, मोदी लहर में काफी लोग ऐसे भी चेहरे थे जो जीत कर आए थे, लेकिन जो सीट हारे इस बार वो सीट जीतना बीजेपी की बहुत जरूरी है, क्योंकि वो चाहते हैं कि अब दोबारा से वही जगह बीजेपी के हाथ में है। विपक्ष कहीं ना कहीं उम्र गायब होता है, क्योंकि अभी विपक्ष में कोई ऐसी निस्तारी नहीं की, ना ही उनकी तैयारी हुई है, ना ही प्रचार। लेकिन बीजेपी का चुनावी मुद्दा होते ही लगातार अपने अपने राज्यों में उनके सांसद उनके मंत्री लगे हुए हैं और प्रचार लगे हुए हैं, लेकिन विपक्ष कहीं नजर आता है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं विपक्ष लापता ही नजर आ रहा है और बीजेपी में कहीं काफी फायदा उठाए, क्योंकि अन्य पार्टी के लोग, चाहे कांग्रेस की बात कर लें, चाहे आम आदमी पार्टी की बात कर लें या गठबंधन की बात करें, वो बीजेपी में शामिल हो रहे हैं। क्योंकि कल भी काफी ऐसे कई चेहरे बीजेपी में शामिल हुए, रोज लगातार कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के चेहरे बीजेपी में, तो यही बीजेपी की 400 प्लस पार की जीत है। क्योंकि जिस तरह से पार्टियां छोड़कर बीजेपी शामिल हो रहे हैं, यही मोदी लगातार कहते हैं जो कहता हूँ करता हूँ, कहीं ना कहीं आने वाले समय में 2024 में 30 बार मोदी सरकार जरूर बनेगी। जी बिल्कुल। अजय, जिस तरह से दिल्ली की आप बात कर रहे हैं, पुराने चेहरों को टिकट नहीं दिया गया है। गौतम गंभीर की बात कर ले तो लंबे समय से वो कहते हुए नजर आ रहे थे कि चुनावी मैदान में नहीं उतरेंगे, तो क्या इसके पीछे कोई रणनीति थी? भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कोई रणनीति थी या वो खुद चुनाव मैदान में उतरना नहीं चाह रहे थे? जो एक प्लेयर थे वो खिलाड़ी हैं, जाने माने खिलाड़ी रहे हैं। गौतम गंभीर कोई ऐसे वैसे चेहरा नहीं है, उन्हें समय भी देना मुश्किल होता था कि वो राज्यसभा में भी कम कभी कब आते थे। तो ऐसे में कहने का देखिए, बीजेपी के जो भी पार्टी को टिकट नहीं दिया, जिस चेहरे को दे दिया, किसी ने कोई किसी का विरोध नहीं किया है, वो सारे बीजेपी के साथ है। लेकिन लोग ये चाहते हैं कि अपने बड़े चेहरों को हटा रहे हैं, नए नए चेहरे लेके आ रहे हैं, लेकिन जो अन्य पार्टी के नेता वो छोड़कर विरोध करते हैं। लेकिन बीजेपी में अभी तक ऐसा कोई चेहरा नहीं है जिसने बीजेपी का विरोध किया हो कि मुझे टिकट क्यों नहीं दिया, क्योंकि लगातार बीजेपी एक संयम बनाए रखती है और अपने घेरे में रखती है। जिनको टिकट नहीं दिया जा रहा उनको कहीं ना कहीं जगह दी जा रही है। जैसे हरियाणा के मुख्यमंत्री अचानक 6 दिन पहले ही सामने आया, उनको टिकट दे दिया। नागपुर से बात कर लें या शिवराज सिंह चौहान की बात कर लें, तो ऐसे कई चेहरे हैं। तो देखिए, बीजेपी का समर्थन सभी लोग कर रहे हैं, बीजेपी साथ है। वो चाहते हैं कि भारत आगे बढ़े और विश्व गुरु बने, क्योंकि मोदी का लक्ष्य है 2047 तक विश्व गुरु बनाना और 2024 के बाद 25 तक जो अर्थव्यवस्था वो 300 नंबर बनाना। तो ऐसे में कोई भी नेता बीजेपी का विरोध नहीं कर रहा है। चाहे ब्रजभूषण की बात कर लें, कई बात सामने आई है, लेकिन ब्रजभूषण तरफ अभी ऐसा कुछ बयान नहीं आया, ना ही उन्होंने कहा कि मुझे बीजेपी छोड़ रहा हूँ। तो देखिए, कहीं ना कहीं राजनीतिक लड़ाई हुई है, लेकिन ऐसे में बीजेपी के जो पकड़ है वो धरातल पे है और 2024 में जो तिलक 400 है वो होकर शायद उम्मीद जता रही है। जी बिल्कुल अजय जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और इसके बाद बात करेंगे अगली खबर की। लखनऊ से बड़ी खबर सामने आ रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का दौरा, अंबेडकर नगर, अयोध्या और गोंडा का दौरा आज। करोड़ों की योजनाओं का करेंगे लोकार्पण और शिलान्यास के बाद जनसभाओं को भी करेंगे संबोधित। तो लखनऊ से इस वक्त की अहम जानकारी निकलकर सामने आ रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का आज राज्य में अलग अलग जगहों पर दौरा होगा। अंबेडकर नगर के साथ ही साथ गोंडा भी पहुंचेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। अंबेडकर नगर, अयोध्या और गोंडा का दौरा, शिलान्यास और लोकार्पण के बाद जनसभाओं को भी करेंगे संबोधित। तैयारियां आप देख पा रहे हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के आगमन को लेकर अलग अलग जगहों पर कार्यक्रम को लेकर तैयारियां जोरों शोरों पर हैं। अयोध्या गोंडे के दौरे पर हमारे जनपद में काफी बृहद कार्यक्रम माननीय मुख्यमंत्री जी के आगमन के उपरांत यहाँ पर प्रस्तावित है और इसमें बेसिकली जो
जन कल्याणकारी योजनाओं को लोगों को समर्पित होने के लिए, लोकार्पित होने के लिए कई प्रोजेक्ट्स और कई प्रोजेक्ट्स का शिलान्यास ये भी प्रस्तावित है। साथ साथ में हम लोगों ने विभागीय का जो कार्य हैं उनकी एक प्रदर्शनी भी यहाँ पर लगाई है और माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा कुछ लाभार्थी गणों को सर्टिफिकेट आदि वितरण और फार्म इम्प्लीमेंट्स वितरण, इस तरीके की परियोजनाओं से उनका अच्छा। और इसी खबर तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का आज अलग अलग जगहों पर दौरा है। अम्बेडकर नगर, अयोध्या और गोंडा के दौरे पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, तैयारियां जोरों शोरों पर चल रही हैं। और लखनऊ से संवाददाता रमन मिश्रा हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। जी रमन, जिस तरह से मुख्यमंत्री का अलग अलग जगहों पर दौरा होना है, तैयारियां चल रही हैं, क्या कुछ खास होना है और लोकार्पण और शिलान्यास को लेकर क्या जानकारी है? प्रियंका, जैसा कि कई दिनों से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ प्रत्येक दिन लगभग तीन जनपदों का दौरा कर रहे हैं और वहां सैकड़ों करोड़, हजारों करोड़ की परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास कर रहे हैं। उसी कड़ी में आज उनका 3 जनपदों में दौरा प्रस्तावित है। सबसे पहले वह अम्बेडकर नगर जनपद जाएंगे लगभग 11:30 बजे। वहां पर वो लगभग 2108 करोड़ यानी कि 2108 करोड़ की परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। साथ में ही जनसभा को संबोधित करते हुए वहां पे राजनीतिक संदेश भी देंगे। उसके बाद में वह अयोध्या पहुंचेंगे और अयोध्या में लगभग 1000 से ज्यादा करोड़ की परियोजनाओं की सौगात अयोध्या जनपद वासियों को देंगे, जिसमें किसान मेला हो गया और तमाम ऐसी परियोजनाएं जो महत्वपूर्ण हैं, जो अयोध्या को बनाने में, सुंदर बनाने में अहम भूमिका अदा करेंगी, उनका शिलान्यास करेंगे। और तमाम ऐसी योजनाएं जो पूर्ण हो चुकी हैं उनका लोकार्पण करेंगे। इस दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ रामनवमी की तैयारियों को लेकर वहां के अधिकारियों के साथ और मेयर के साथ वहां पर बैठक भी करेंगे। और उसके बाद में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगभग 2:30 बजे अयोध्या से सटे जनपद गोंडा में पहुंचेंगे और वहां पर टामसन इंटर कॉलेज में जो उनका कार्यक्रम आयोजित है, वहां पर वो लगभग 2100 करोड़ की वहां की जनता को भी सौगात देंगे। आपको बता दें कि एक वहां का सर्किट फ्लाईओवर मिसरौलिया, वहां का उसका लोकार्पण करेंगे। साथ में जो मेडिकल कॉलेज बना है उसका भी लोकार्पण करेंगे और तमाम परियोजनाओं का शिलान्यास भी करेंगे। इस दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कई सामाजिक जो कार्यक्रम हैं, जो NGO वगैरह से जुड़ी चीजें हैं, उनको लेकर प्रदर्शनी भी देखेंगे और हो सकता लैपटॉप वितरण का कार्यक्रम भी प्रशासन के द्वारा रखा गया है। जी बिल्कुल, तो लैपटॉप वितरण का कार्यक्रम भी रखा गया है, जनसभा को संबोधित भी करेंगे, उसको लेकर क्या कुछ तैयारी है? कितनी भीड़ आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के कार्यक्रमों में जुटेगी? ये मुख्यमंत्री का जाना अपने आप में बहुत बड़ी बात होती है। जब वो कार्यक्रम करते हैं तो भीड़ होना स्वाभाविक है, क्योंकि मुख्यमंत्री के कार्यक्रम में पूरा प्रशासन जुटा होता है। जो क्षेत्रीय विधायक होते हैं, जो क्षेत्रीय सांसद होते हैं, क्षेत्रीय ब्लॉक प्रमुख नेता जितने हैं, सब कहीं ना कहीं लोगों को लेकर उस कार्यक्रम में पहुंचते हैं। और जब जैसा कि गोंडा की बात करें तो बड़ा टामसन मैदान सबसे बड़ा मैदान माना जाता है, वहां पर उनका कार्यक्रम आयोजित है। तो टामसन मैदान में होने का मतलब है कि कम से कम वहां पर 50,000 से ज्यादा लोग वहां पर इकट्ठा होंगे। ऐसे ही अयोध्या और अम्बेडकर नगर की बात करें, वहां भी भीड़ जो है 50,000 और लाख के बीच में पहुंच सकती है, क्योंकि ये अधिसूचना जारी होने से पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का अंतिम दौरा माना जा रहा है, जब वो जा रहे हैं और लोगों को सौगात दे रहे हैं और साथ में राजनीतिक संदेश भी दे रहे हैं। जी बिल्कुल रमन, इस तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। पूर्व कैबिनेट मंत्री गायत्री प्रसाद प्रजापति पर ईडी का छापा, करीबी गुड्डा देवी के घर भी ईडी का छापा, खनन मामले में ईडी कर रही है कार्रवाई, अमेठी आवास ईडी पर छापा जारी। पूर्व कैबिनेट मंत्री गायत्री प्रसाद प्रजापति पर ईडी का छापा, खनन मामले में ईडी कर रही है कार्रवाई, अमेठी आवास पर ईडी का छापा जारी। तस्वीरें आप देख पा रहे हैं, अमेठी आवास पर ईडी का छापा जारी, गायत्री प्रजापति के घर पर हो रही है कार्रवाई। पूर्व कैबिनेट मंत्री गायत्री प्रसाद प्रजापति के घर पर ईडी का छापा। और इसी खबर पर हमारे साथ अमेठी से संवाददाता संजय कुमार लाइव जुड़ चुके हैं। जी संजय, जिस तरह से गायत्री प्रजापति के घर पर ईडी का छापा पड़ रहा है, क्या कुछ ताजा जानकारी है, क्या निकलकर सामने आ रहा है? प्रियंका जी, आवाज आ रही है? जी प्रियंका जी, आपको बता दें कि आज सुबह 6 बजे ईडी का
लगभग 6 सदस्यीय जो पैनल है वो अमेठी पहुंचा और जो आवास विकास में स्थित गायत्री प्रसाद जो पूर्व समाजवादी पार्टी के कैबिनेट मंत्री रह चुके हैं, उनके घर पर पहुंचा, जहां पर ईडी की टीम जो है वो उनके घर पर छापा मारी। उसके साथ ही साथ उनके जो करीबी गुड्डा देवी हैं, उनके भी घर पर ईडी का छापा जो है वो सुबह से ही चल रहा है। ईडी की 6 सदस्यीय टीम जो है वो घर के अंदर मौजूद है। वहीं पर बाहर जो है वो सीआरपीएफ के जो केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल के जवान हैं वो मुस्तैदी से पहरा दे रहे हैं और लगातार जो ईडी की कार्रवाई है वो आवास विकास से लेकर जो पीएनबी स्थित जो गायत्री प्रसाद प्रजापति कैबिनेट मंत्री हैं उनके घर तक जो है वहां तक वो पूरी ईडी जो है लगातार जांच में घुसी है। अभी घर पर ही है। ताजा जानकारी के लिए आपको बता दें कि इस समय जो ईडी की टीम है वो घर के अंदर मौजूद है, प्रियंका जी, और लगातार जो एक बड़ी कार्रवाई अमेठी में देखने को मिल रही है। तो ईडी जो है वो सुबह से ही लगातार कार्रवाई में जुटी है। वही सीआरपीएफ के जवान भी बाहर मुस्तैदी से पहरा दे रहे हैं। जी बिल्कुल संजय, इस जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और इसके बाद रुक करते हैं अगली खबर का। उत्तराखंड की बची 2 लोकसभा सीटों पर बीजेपी ने प्रत्याशी घोषित कर दिए हैं। हरिद्वार लोकसभा सीट से पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत को चुनावी मैदान में उतारा गया है, तो वहीं पौड़ी लोकसभा सीट से बीजेपी के राष्ट्रीय मीडिया प्रमुख अनिल बनूली चुनावी मैदान में होंगे। प्रत्याशी घोषित किए जाने के बाद पूर्व मुख्यमंत्री और हरिद्वार सीट से बीजेपी प्रत्याशी त्रिवेंद्र सिंह रावत से खास बातचीत की इंडिया वॉइस के संवाददाता अभय कैथुरा ने। उत्तराखंड की सबसे हॉट सीट बनी हुई हरिद्वार लोकसभा सीट पर बीजेपी ने अपने प्रत्याशी बची हुई 2 सीटें थी। पौड़ी गढ़वाल से बीजेपी ने अनिल बलूनी को चुनाव मैदान में उतारा है। उत्तराखंड की हरिद्वार लोकसभा सीट से पार्टी ने पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत को चुनाव मैदान में मतलब बातचीत करने के पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह। सर, आज पार्टी ने हकीकत चुनाव मैदान में आप भी उन चीजों की तैयारी कर रहे थे, किस रूप में देखते हैं सर आज पार्टी ने जो भरोसा दिया? मैं पहले तो आभार प्रकट करना चाहूँगा माननीय प्रधानमंत्री जी का, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का और तमाम जो हमारा लीडर है प्रदेश के, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी हैं, प्रदेश अध्यक्ष जी हैं, कि उन्होंने एक कार्यकर्ता पर पुनः भरोसा जताया है। और मेरी तो खुशी है ही, लेकिन राज्य के तमाम हजारों ऐसे कार्यकर्ता हैं जो चाहते थे और उनकी चाहत पूरी हुई है। उनकी शुभकामनाएं, उनका साथ लगातार मुझे इन 2-2.5 सालों में मिलता रहा है, मेरे साथ खड़े रहे। उनकी शुभकामनाएं और उनका आशीर्वाद और जो युवा है उनका साथ, मैं उन सब का भी आज धन्यवाद कर रहा हूँ। डबल इंजन की सरकार तो रही है, कार्यकर्ताओं या फिर दूसरे लोगों से क्या कुछ कहेंगे ताकि एक बार फिर वो बड़ी जीत हासिल हो सके? देखिए, इस समय लोकसभा का चुनाव है और पूरी दुनिया भारत की तरफ देख रही है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो संकल्प लिया है एक विकसित भारत का, और उन्होंने ये कहा है कि मैं देश के मतदाताओं से कहना चाहता हूं कि आप विकसित भारत के लिए जो हमारा संकल्प है उसमें हमको सहयोग करें, अपना आशीर्वाद वोट में हमको दें। तो आज मैं तमाम मतदाताओं से कहना चाहूंगा कि तमाम आपकी भावनाएं, चाहे राम जन्मभूमि से जुड़ा हुआ मसला रहा होगा, काशी विश्वनाथ से जुड़ा हुआ मसला रहा होगा, या देश के विकास की जो गति है, जिस गति से इन दौरान इन 10 वर्षों में विकास हुआ है, मैं बार बार कहता हूं कि अंतर्राष्ट्रीय मंच पर भारत को जो सम्मान माननीय प्रधानमंत्री जी ने दिया है, तो मैं प्रदेशवासियों से कहना चाहूंगा कि माननीय प्रधानमंत्री जी को एक बार फिर आप वोट दीजिए और देश के डेवलपमेंट में, देश के विकास में अपना योगदान करें। 5 सीटों में प्रत्याशी चुनाव मैदान में, क्या कुछ कहें जीत को लेकर, कितना आश्वस्त है, कितनी बड़ी जीत है? देखो, जीत के लिए तो हम पहले से ही पूरी तरह आश्वस्त हैं। भारतीय जनता पार्टी पिछले 2 टर्म में लगातार यहाँ से 5 लोकसभा सीट जीती है और इस बार हैट्रिक होगी। पहले से भी अधिक मतों से भारतीय जनता पार्टी पर जीत कराने वाली है। थैंक यू सर बातचीत करने के लिए। पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत जी ने कहा है कि मोदी जी का जो सपना है, पीएम का जो सपना है, उसे पूरा करने का काम करेंगे। हरिद्वार लोकसभा सीट ही नहीं बल्कि उत्तराखंड के 5 सीटों पर इस बार बीजेपी जीत के साथ अपनी चुनावी हैट्रिक पूरी करेगी। कैमरामैन निशांत चौहान के साथ अभय कैथुरा, इंडिया वॉइस, देहरादून। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। नमस्कार।